प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारात्मक विश्लेषण। वैश्लेषिक रसायन के उपयोग का क्षेत्र आजकल काफ़ी विस्तृत हो गया है। इसके अंतर्गत पदार्थ की पहचान, इसकी संरचना का अध्ययन एवं परिमाणात्मक विश्लेषण आते हैं। रासायनिक विश्लेषण में गुणात्मक विश्लेषण अर्थात पदार्थ में उपस्थित अवयवों, तत्वों, मूलकों, क्रियात्मक समूहों इत्यादि की पहचान करना तथा परिमाणात्मक विश्लेषण क्वांटिटेटिव एनालिसिस अर्थात पदार्थ में उपस्थित विभिन्न अवयवों की मात्रा ज्ञात करना सम्मिलित होता है। नवीन भौतिक विधियों के विकास के साथ साथ वैश्लेषिक रसायन का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है, जबकि रासायनिक विश्लेषण का क्षेत्र पदार्थ के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक निर्धारण तक ही सीमित रह गया है। पदार्थों के विश्लेषण में सामान्यतः पहले गुणात्मक विश्लेषण तथा उसके अवयवों का निर्धारण कर फिर किसी उचित विधि द्वारा उसके अवयवों का परिमाणात्मक विश्लेषण किया जाता है। परिमाणात्मक विश्लेषण को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, आयतनी विश्लेषण तथा भारात्मक विश्लेषण, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इस अध्याय में हम भारात्मक विश्लेषण की विभिन्न विधियों द्वारा परिमाणात्मक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। भारात्मक विश्लेषण क्या है? भारात्मक विश्लेषण में भार से परिमाणात्मक विश्लेषण किया जाता है। भारात्मक विश्लेषण में सर्वप्रथम किसी तत्व या उस तत्व के यौगिक को विलयन से अलग किया जाता है, फिर तत्व अथवा मूलक को विशुद्ध रूप से परिवर्तित करके तत्व के किसी निश्चित स्थायी यौगिक के रूप में उसका भार ज्ञात कर लिया जाता है तथा तत्व यौगिक को निम्न विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। ये विधियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें पहली विधि है अवक्षेपण विधि, दूसरी है वाष्पीकरण विधि और तीसरी है विद्युत वैश्लेषिक विधि। चौथी है मिश्रित भौतिक विधियाँ, जैसे चौथी है मिश्रित भौतिक विधि। मिश्रित भौतिक विधियाँ जैसे विलायक, निष्कर्षण, वर्णलेख की विधि आदि भारात्मक विश्लेषण में तत्व या मूलक का भार उस यौगिक के सूत्र एवं उसे रखने वाले यौगिकों के सापेक्ष परमाणु भार ज्ञात होने पर आसानी से तथा शीघ्रतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। कई कमियों के होने पर भी भारात्मक विश्लेषण से आकलन किए जाते हैं, क्योंकि कमियों के साथ ही इसकी उपयोगिता भी है। जैसे इस विधि में आधुनिक विश्लेषण तुला का उपयोग करने पर प्राप्त परिमाण यथार्थ एवं परिशुद्ध होते हैं। दूसरा, त्रुटियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। छायांकित में परीक्षण कर पूर्ण अवक्षेपण की पुष्टि की जाती है, फिर अवक्षेपण का परीक्षण कर अशुद्धि दूर की जा सकती है। इस विधि में हमें अंशांकन नहीं करना पड़ता, वह प्राप्त मान निरपेक्ष होते हैं। चौथा, इस विधि में प्रयुक्त उपकरण सस्ते होते हैं। केवल कुछ परीक्षणों में प्लेटिनम क्रूसिबल, मफल भट्टी जैसे महंगे उपकरण प्रयोग में आते हैं, बाकी ये बहुत सस्ती विधि है। भारात्मक विश्लेषण का उपयोग मानक विलयनों के विश्लेषण तथा उच्च यथार्थ वाले परीक्षणों हेतु किया जाता है, किंतु समय अधिक लगने के कारण इसका अनुप्रयोग अब कुछ कम हो गया है। यहाँ केवल अवक्षेपण विधियों का ही वर्णन किया जाएगा, क्योंकि यह विधि सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेसिपिटेशन मेथड्स क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि मात्रात्मक आकलन में किसी दिए हुए आयतन में या नमूने के भार में पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करना होता है, अतः अवक्षेपण की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। विश्लेषण में प्रयुक्त विधि दो प्रकार की होती है। विश्लेषण की वह विधि जिसमें अवक्षेपण की शुद्ध अवस्था में सुखाकर तौल लिया जाता है, भारात्मक विधि कहलाती है। और यदि अवक्षेपण को घोल कर उसका अनुमापन किया जाए तब यह आयतनी विधि कहलाती है। भारात्मक विश्लेषण की अवक्षेपण विधि में विलयन से अवक्षेपित किए जाने वाले अवयव का अल्प विलय के रूप में अवक्षेपण किया जाता है, जिससे अवयव को पृथक करने और तौलने में नगण्य हानि हो। उदाहरणार्थ, जैसे सिल्वर क्लोराइड के रूप में सिल्वर का आकलन। कभी कभी अवक्षेपित रूप के अतिरिक्त अवयव का आकलन किसी अन्य रूप में भी किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम का अवक्षेपण मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के रूप में किया जाता है, लेकिन इसे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के रूप में भी तोला जाता है। कुछ अन्य उदाहरण जैसे पीबी का अवक्षेपित रूप लेड सल्फेट, इससे तोला जाने वाला भार भी लेड सल्फेट है। कॉपर को Cu थायोसाइनाइड के रूप में, और इसे
पर थायोसाइनाइड के रूप में ही तोला जाता है। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवशोषित किया जाता है, पर इसे एल्यूमिना Al2O3 के रूप में, इसी तरह आयरन को FeOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, जबकि इसे फेरस ऑक्साइड के रूप में तोला जाता है। अवक्षेपण द्वारा भारात्मक आकलन सफल बनाने के लिए मूल आवश्यकताएं निम्न है। अवक्षेप बहुत कम विलेय होना चाहिए। विलेयता जितनी कम होगी, प्रयोगात्मक अवस्थाओं में अवक्षेपण उतना ही अधिक सीमा तक होगा तथा फिल्टर करने पर पदार्थ की मात्रा में हानि नगण्य होगी। अवक्षेप की भौतिक प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि विलयन से यह शीघ्रतापूर्वक पृथक किया जा सके और इसमें से विलय अशुद्धियाँ घोलकर मुक्त की जा सके। अवक्षेप के कण काफ़ी बड़े होने चाहिए ताकि वे निस्यंदन माध्यम से छिद्रों में से नहीं निकल सके। धोने की क्रिया में कणों का आधार अपरिवर्तित रहना चाहिए। अवक्षेपण उचित तापक्रम सांद्रता पर किया जाए। यदि अवक्षेपक को मिलाने की दर उचित रखी जाए तो ऐसी अवस्था में अवक्षेप के कणों का आकार बढ़ाया जा सकता है। अवक्षेपण शुद्ध अवस्था में होना चाहिए तथा उपस्थित अशुद्धियाँ नगण्य होनी चाहिए। अशुद्धि धोकर दूर की जा सकती है। अवक्षेप निश्चित रासायनिक संगठन के शुद्ध पदार्थ में परिवर्तनशील हो, इसके लिए पदार्थ को ज्वलित किया जाता है तथा अथवा उचित द्रव के साथ वाष्पन किया जाता है। भारात्मक विश्लेषण के विभिन्न पद जो हैं वे ये हैं। किसी नमूने को भारात्मक विधि द्वारा आकलित करने में निम्न पदों से गुजरना होता है। पहला है अवक्षेपण, प्राप्त अवक्षेप का पाचन, अवक्षेप को छानना, अवक्षेप का धोवन द्रव से धोना, पांचवा है अवक्षेप को जलाकर सुखाना और छठा है प्राप्त अवक्षेप को तोड़ना। उपरोक्त सभी पदों को विस्तार से इस अध्याय में हम समझेंगे। समांग माध्यम से अवक्षेपण कैसे किया जाता है। समांग माध्यम से अवक्षेपण भारात्मक विश्लेषण का प्रथम पद अवक्षेपण होता है। साधारण भारात्मक अवक्षेपण विधियों में अवक्षेपक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट को आधिक्य में विलयन में मिलाने पर अवक्षेप बनता है, लेकिन ऐसा करने पर अधिकतर अवक्षेप का कुछ भार कम या ज़्यादा प्राप्त होने का अंदेशा रहता है, चूँकि अधिकांश अवक्षेप की अधिक मात्रा धातु के साथ घुलकर संकर आयन बना देती है या अवक्षेप की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। अतः साधारण भारात्मक विधि अवक्षेप आयन की सांद्रता को नियंत्रित रखने में असमर्थ होती है। इस कारण समांग माध्यम से अवक्षेपण की आवश्यकता रहती है, जो अधिक शुद्ध परिणाम देती है। समांग माध्यम से अवक्षेपण विधि में अवक्षेपक को उसी रूप में नहीं मिलाया जाता, परंतु विलयन में समांग रासायनिक अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे उत्पन्न किया जाता है। किसी अवक्षेपण अभिक्रिया के निम्न उद्देश्य होते हैं। अवक्षेप शुद्ध प्राप्त हो, अवक्षेप एक सघन ठोस के रूप में प्राप्त हो जो सुगमता से छाना जा सके। तीसरा, सह अवक्षेपण एवं पश्च अवक्षेपण न्यूनतम हो ताकि सही परिणाम मिले। समांग माध्यम से अवक्षेपण में ये तीनों उद्देश्य फलीभूत होते हैं। इस विधि में वांछित आकार के अवक्षेप भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जो यह अवक्षेपण की मात्रा को कम रखने में सहायक होते हैं। केंद्रण के समय अति संतृप्ति की सीमा कणों के आकार का निर्धारण करती है। बड़े आकार के कण का अवक्षेप प्राप्त करने के लिए अति संतृप्तता न्यूनतम होनी चाहिए एवं साथ ही रासायनिक अभिक्रियाओं की गति भी मंद होनी चाहिए। छोटे आकार के कण के अवक्षेप तीव्र अभिक्रिया द्वारा अति संतृप्त विलयनों के प्राप्त किए जा सकते हैं। समांग माध्यम से अवक्षेपण विधि में अवक्षेपक को धीरे धीरे एवं समान रूप से किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विलयन में उत्पन्न किया जाता है, जिससे अति संतृप्तता काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इस प्रकार के अवक्षेपण में सह अवक्षेपण की क्रिया न्यूनतम हो जाती है। इस विधि से प्राप्त अवक्षेपण सघन तथा सुगमता से छाने जा सकने वाली अवस्था में होते हैं। अवक्षेपण की गति को बदलकर अवक्षेप की भौतिक आकृति को भी बदला जा सकता है। इस विधि में अवक्षेपक मात्रात्मक रूप में प्राप्त होते हैं। अवक्षेपों के घने ठोस बनने में ऋणायन की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। ऋणायन, सल्फेट ऋणायन, जैसे विलयन में सल्फेट आयन प्राप्त करने के लिए सल्फोनिक अम्ल NH2SO3H उपयोग में लाते हैं। सल्फोनिक अम्ल का जलवकरण करने पर सल्फेट आयन प्राप्त होते हैं।
जो कि इस अभिक्रिया से आप समझ सकते हैं। सल्फेनिक अम्ल का जल अपघटन करने पर NH4 प्लस प्रोटॉन प्लस HSO4 माइनस 2 मिलता है। इस अभिक्रिया द्वारा BeSO4 का अवक्षेपण होता है। डाइमेथिल सल्फेट भी सल्फेट आयन की प्राप्ति का एक अच्छा साधन है। जल अपघटन अभिक्रिया द्वारा बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम तथा लेड का अवक्षेपण किया जा सकता है। हाइड्रोक्साइड और क्षारीय लवण। विलयन में पीएच धीरे धीरे बढ़ने से हाइड्रोक्साइड तथा क्षारीय लवण अवक्षेपित हो जाते हैं। पीएच नियंत्रण हेतु अमोनिया का 1:1 विलयन प्रयुक्त किया जाता है, किंतु जब अमोनिया अवक्षेपक का काम करती है तब इस विधि से पीएच नियंत्रित नहीं की जा सकती। अमोनिया की अधिकता की संभावना को कम करने के लिए अमोनिया बाहर से न मिलाकर विलयन में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है। यूरिया जल अपघटित होकर विलयन का पीएच बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। यूरिया का जल अपघटन इस प्रकार से, यूरिया जल से क्रिया कर 2 अमोनिया के तथा 1 CO2 का मॉलिक्यूल देता है। यूरिया में क्षारीय गुण नहीं के बराबर होते हैं तथा यह जल में विलय है और इसकी जल अपघटन की गति सुगमता पूर्वक नियंत्रित की जा सकती है। यूरिया के जल अपघटन पर ताप का अत्यधिक प्रभाव होता है, किंतु पीएच का नहीं। पीएच 1 से 7 के बीच है तो साधारण ताप पर अभिक्रिया की दर बहुत धीमी होती है, परंतु 90 से 100 पर यह तुरंत अपघटित हो जाता है तथा ठंडा करने पर जल अपघटन की क्रिया वहीं रुक जाती है। घना अवक्षेप प्राप्त करने हेतु धनायन के गुण तथा अभियोजित अभिकर्मक के अलावा ऋणात्मक की उपस्थिति भी अत्यधिक आवश्यक है। जैसे यदि फेरिक सल्फेट के अम्लीय विलयन को 90 से 100 डिग्री तक गर्म करके उसमें यूरिया मिलाएं तो इस प्रकार प्राप्त अवक्षेप सीधे ही अमोनिया मिलाने पर मिले अवक्षेप की अपेक्षा काफ़ी सघन होता है। इस विधि द्वारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त करने के लिए फॉर्मेट आयन की उपस्थिति अधिक उपयुक्त है। फेरिक क्लोराइड तथा नाइट्रेट के विलयन को प्रयोग में लाने में श्लेषीय अवक्षेप मिलता है। यूरिया द्वारा एल्यूमिनियम के अवक्षेप में सक्सीनेट, फॉर्मेट, ऑक्जिलेट तथा बेंजोएट की उपस्थिति में सघन अवक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन नाइट्रेट, क्लोराइड, एसीटेट, क्रोमेट की उपस्थिति में घना अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह ऑक्जिलेट के अवक्षेपण में भी यूरिया प्रयुक्त करते हैं। अम्लीय माध्यम में बाई ऑक्जिलेट आयन बनने HC2O4- बनने के कारण ऑक्जिलेट घुले रहते हैं, अतः धातु तथा ऑक्जिलेट आयन युक्त अम्लीय विलयन में जब यूरिया मिलाते हैं तब पीएच बढ़ने के कारण बाई ऑक्जिलेट आयन धीरे धीरे ऑक्जिलेट आयन देते हैं जो धनायन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। यूरिया बाई ऑक्जिलेट आयन की क्रिया जल की उपस्थिति में करने पर अमोनियम ऑक्जिलेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम तथा फॉस्फेट आयन की उपस्थिति में भी अवक्षेपित किया जा सकता है। डाइमेथिल डाइएमिल ऑक्जिलेट का प्रयोग करने से कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक ऑक्जिलेटों के अवक्षेपण के संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। सामान्यतः जल अपघटन की मंद गति के कारण कण बड़े तथा पूर्ण होते हैं, इसलिए डाइमेथिल ऑक्जिलेट को श्रेष्ठ माना जाता है। फॉस्फेट, डाइमेथिल तथा ट्राई एथिल फॉस्फेट के क्रमानुसार जल अपघटन से फॉस्फेट आयन उत्पन्न होते हैं, जिन्हें अविलय फॉस्फेटों के अवक्षेप प्राप्त करने में उपयोग में लिया जाता है। उदाहरणार्थ जैसे जिरकोनियम तथा ट्राइमेथिल फॉस्फेट युक्त 3.6N सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म किया जाता है। जिरकोनियम फॉस्फेट का सघन अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त अवक्षेप की कोई निश्चित संरचना नहीं होती, अतः इसे जलाकर पायरोफॉस्फेट के रूप में तौला जाता है। गर्म अम्लीय विलयन में मेटाफॉस्फोरिक अम्ल जल अपघटित होकर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाता है। इस प्रकार बिस्मिथ फॉस्फेट के घने विलयन कृषि अवक्षेप के रूप में अवक्षेपित होता है। धन्यवाद।